नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे जो नेपाल है उसमें सियासी जंग जारी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था से अच्छा है कि राजशाही दोबारा से आ जाए, एक राजा दोबारा बन जाए नेपाल का। तो ये सारी जंग कैसे शुरू होती है? क्या केपी शर्मा ओली की गलती थी सभा भंग करने के पीछे? क्या उनके पास कोई रूल थे जिसके अकॉर्डिंग वो ऐसे सभा भंग कर सकते थे? और इसके अलावा इससे भी बड़ी खबर ये भी है कि यहाँ पे चीन है वो जीत रहा है इस चीज में, जो इन्वॉल्व हो रहा है। नेपाल की जो पार्टी के बीच में विवाद चल रहा है उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है और भारत इसके पक्ष में क्या कह रहा है अपना बयान, तो वो पूरी खबर जानेंगे यहाँ पे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों 2017 में यहाँ पे जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली बने, वो एनसीपी एक नई पार्टी थी, सभी लोगों को पता है, और जो दो पार्टियों से बनी हुई थी, जिनके मेंबर थे, जो चीफ थे, वो थे पहले एक तो केपी शर्मा ओली और दूसरी पार्टी के चीफ थे पुष्प कमल दहन प्रचंड, जो कि यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन उन दोनों को गठबंधन हुआ। वैसे देखा जाए तो ये दोनों आपस में एकदम भाव मेल खाने वाले नेता थे ही नहीं, क्योंकि जो दहन प्रचंड थे उनका मानना था कि बंदूक के दम पर हम राज कर सकते हैं, और दूसरी ओर यहाँ पे केपी शर्मा ओली जो कि पिछले 20 सालों से लगभग चुनावी राजनीति में हैं, और उनका मानना है कि वो शांति प्रिय ढंग से भी यहाँ पे राजनीति कर सकते हैं और अपने पद पर रह सकते हैं। लेकिन दोनों के विचार न मिलने के बावजूद भी इनके अंदर गठबंधन इसलिए हुआ दोस्तों, क्योंकि केपी शर्मा ओली को कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर गठबंधन नहीं किया गया तो यहाँ पे जो नेपाल की कांग्रेस पार्टी है वहां पे हमें साझा करना पड़ सकता है और या हो सकता है कि सरकार ना बने। इसलिए उन्होंने पुष्प कमल दहन प्रचंड ने और केपी शर्मा ओली ने साझा किया और एक नई पार्टी का गठन कर लिया। जी हाँ दोस्तों, ये पार्टी का गठन कर उन्होंने नाम दिया उसको एनसीपी। जी हाँ दोस्तों, और इसके द्वारा एक यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चल पड़ा और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ कई प्रकार के वादे किए, जिसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी थी कि इस सत्ता को उन्होंने 50-50% पर बांटा। यानी कि पहले 2.5 साल केपी शर्मा ओली राज करेंगे, प्रधानमंत्री की गद्दी संभालेंगे, और दूसरे अगले 2.5 साल पुष्प कमल दहन प्रचंड यहाँ पे प्रधानमंत्री की गद्दी संभालेंगे। लेकिन जैसे ही 2 साल बीते दोस्तों, उसी के साथ साथ जब ऐसा कहा गया कि आपको अपनी गद्दी अभी छोड़नी है, तो यहाँ पे एक षड्यंत्र रच दिया केपी शर्मा ओली ने। मैं बता दूं दोस्तों कि केपी शर्मा ओली पर पहले भी कई बार यहाँ पे भ्रष्टाचार के केस लग चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों नेपाल की जो मीडिया है उसको भी स्वतंत्रता पूर्वक बोलने नहीं दिया जाता, ये भी सुनने में आया है। इसके अलावा ये जो अभी का मैटर है, जो संसद भंग करने का, ये चला यहाँ पे 15 दिसंबर को उन्होंने एक सदन बुलाया, जिसमें उन्होंने संविधान में एक नया नियम लागू किया, जो लागू होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे उन्हें कम से कम 6 सदस्यों की जरूरत थी, जिसमें से उनके पास सिर्फ 3 ही थे, और 3 सदस्यों को लेकर ही उन्होंने एक नियम चेंज कर दिया, जिस पर काफी ज्यादा यहाँ पे आक्रोश हुआ। नेपाली जनता भी काफी भड़की। लेकिन उसके जस्ट बाद एक और बड़ी गलती कर दी 20 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, 20 दिसंबर को उन्होंने सभा भंग कर दी, लेकिन उसके अंदर हाथ बताया जा रहा है राष्ट्रपति जो है नेपाल की विद्या देवी भंडारी का। विद्या देवी भंडारी ने इसके अंदर, जब उन्होंने कहा केपी शर्मा ओली ने सभा भंग करने का, संसद भंग करने का आदेश दिया, तो उन्होंने मंजूरी दे दी। विद्या देवी भंडारी ने इस बात की मंजूरी दे दी। अब सवाल ये उठता है, क्या उनके पास ऐसा कोई नियम है? क्या उनके पास ऐसा कोई पावर है विद्या देवी भंडारी या फिर केपी शर्मा ओली के पास कि वो संसद को भंग कर दे? नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे। इसी के चलते हुए यहाँ पे सियासी जंग बहुत आग उबलने लगी। इसमें बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि केपी शर्मा ओली यहाँ पे चीन के फेवर में ज्यादा नजर आ रहे थे, और यहाँ पे चीन के जो राजदूत हैं हाउ यांकी, उनका भी इंटरफेस काफी ज्यादा देखा गया है। और इसके अलावा चीन देखा गया है कि वो केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री बनाए रखने के फेवर में है। इसी के चलते हुए भारत का यहाँ पे स्टेटमेंट आया कि हम इसकी जो इंटरनल राजनीति है उसमें हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि हम भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं, और ये उनका ग्रस्त मामला है जो कि वो खुद सुलझा सकते हैं। इतने सक्षम है नेपाल की जनता और इतने सक्षम है नेपाल की सरकार कि वो
इस सियासी जंग को खुद निपटा सकती है। लेकिन दोस्तों इसी के बीच यहाँ पे चीन ने एक भी यहाँ पे मौका नहीं जाने दिया और वो इंटरफेयर करते रहे। जी हाँ दोस्तों, ये थी पूरी खबर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।